सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान ने यून को 5 एल्डर से बचा लिया था और उस सरपेंट को याओ लाओ की चिलिंग फ्लेम से खत्म कर दिया। फिर जियोयान एक सुरक्षित जगह पर आकर हेवनली फ्लेम निकलने लग गया, जिससे उसे दर्द हो रहा था। फिर अब हमें बताया जाता है कि डू क्यू कॉन्टिनेंट पर क्यू मेथड के बीच का गैप इस बात पर डिपेंड करता है कि किसी कल्टीवेटर के क्यू सेंटर के अंदर कितने क्यू वोटेज को समायोजित किया जा सकता है। डू मेथड 4 प्रकार के होते हैं, जिनके नाम हुआंग, जुआंग, डी और तियान होते हैं। इनमें से सबसे लो लेवल हुआंग और सबसे हाईएस्ट लेवल तियान होता है। अगर दो कल्टीवेटर की कल्टीवेशन क्लास इक्वल होती है, पर जो हाई क्लास की क्यू मेथड की प्रैक्टिस करते हैं उनकी पावर उन लोगों से बहुत आगे होती है जो लो क्लास की क्यू मेथड से प्रैक्टिस करते हैं। क्यू मेथड की प्रैक्टिस जितने हायर क्लास पर की जाती है, इसके फायदे भी उतने ही ज्यादा होते हैं। फिर हम देखते हैं कि जियोयान को फ्लेम सीड की वजह से दर्द हो रहा था। हेवनली फ्लेम बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, पर जियोयान अपना मुंह हाथों से बंद कर लेता है। पर्पल बिस्ट फ्लेम बाहर निकल आती है और जियोयान की बॉडी में दोबारा प्रवेश करती है। मास्टर जियोयान को कहते हैं कि तुम्हें एक्सेप्टेंस स्पीड की तरफ फ्लेम सीड को ड्राइव करने का कोई तरीका खोजना होगा। जियोयान की बॉडी में पर्पल फ्लेम और हेवनली फ्लेम के बीच फाइट चल रही थी, पर हेवनली फ्लेम एक्सेप्टेंस स्पीड के अंदर स्टोर हो जाती है, जिससे जियोयान का ऑरा अचानक मजबूत हो जाता है। इससे मास्टर भी हैरान होते हैं क्योंकि जियोयान की लेवल बढ़ गई थी। वो कहते हैं कि हेवनली फ्लेम को रिफाइन करने से फाइटिंग स्ट्रेंथ में वृद्धि हो सकती है, पर इसमें कल्टीवेशन क्लास को बढ़ाने की एबिलिटी नहीं होती। पर फिर भी जियोयान की पावर लेवल बढ़ गई है। जियोयान अब खड़ा हो जाता है और वो खुश होता है कि हेवनली फ्लेम को रिफाइन करने में सफल रहा। जियोयान अब अपने कपड़े वापस पहन लेता है। मास्टर से बताते हैं कि तुम काफी बदल गए हो, तुम्हारे सारे गाँव भी भर गए हैं। जियोयान बताता है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मानो जैसे मेरी पूरी बॉडी एनर्जी से भर गई हो। मास्टर कहते हैं कि मुझे तुम्हारी लेवल को टेस्ट करना है, इसीलिए अपनी पूरी पावर से मुझे पंच मारो। जियोयान ऐसा ही करता है। मास्टर बताते हैं कि तुम वास्तव में 4 स्टार फाइट मास्टर बन चुके हो। जियोयान कहता है कि ये सब फ्लेम सीड की वजह से हुआ, क्योंकि उसने मेरी बॉडी के अंदर मेरी डिस्क को रिपेयर कर दिया। मास्टर कहते हैं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो। जियोयान पूछता है कि क्या हेवनली फ्लेम को रिफाइन करने से मुझे यही बेनिफिट होना था। वो बताते हैं कि हेवनली फ्लेम के बहुत फायदे हैं। जब तुम धीरे धीरे इसे कंट्रोल करने में कुशल हो जाओगे तो ये तुम्हें और ज्यादा लाभ पहुंचाएगा। पर अफसोस की बात है, क्योंकि अगर तुम 5 स्पीड या फाइट किंग होते तो तुम और भी ज्यादा स्टार लेवल अप कर पाते। जियोयान कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे लिए 4 स्टार अप करना ही बहुत ज्यादा है। मास्टर उसे ओरिजिनल फ्लेम सीड को आजमाने को कहते हैं। जियोयान अपने हैंड में ग्रीन लोटस कोर फ्लेम को ले आता है। इससे वो हंसता हुआ कहता है कि मैं हेवनली फ्लेम का मालिक बन गया। फिर वो मास्टर से कहता है कि अब मेरे पास हेवनली फ्लेम है, इसीलिए मुझे जल्दी से फ्लेम मंत्र को बनाना शुरू करना चाहिए। मास्टर कहते हैं कि जल्दबाजी मत करो, तुमने अभी हेवनली फ्लेम को रिफाइन किया है, इसीलिए आज तुम आराम करो। वहीं फिर हमें डेजर्ट मेटल मर्सनरी ग्रुप को दिखाया जाता है, जहां जियोयान का भाई ली बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि सेंट मर्सनरी ग्रुप ने बीच सड़क से ही किंगलिंग को किडनैप कर लिया था और वो कुछ नहीं कर पाए। वो अपने बड़े भाई जियोडिंग से कहता है कि हमें सेंट मर्सनरी ग्रुप के खिलाफ कदम उठाने होंगे और अभी हमें उन पर हमला करना चाहिए। जियोडिंग उसे रोक देता है और बताता है कि अभी सेंट मर्सनरी ग्रुप की ताकत आसमान छू गई है, क्योंकि फाइट ग्रैंड मास्टर लुबो भू ने एक फाइट ग्रैंड मास्टर को बुला लिया है। उन दोनों ने मिलकर रॉक डेजर्ट सिटी के 2 मीडियम मर्सनरी ग्रुप्स का अभी हाल ही में सफाया कर दिया। जियोली अपने भाले को बाहर निकालते हुए कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, हम कायर नहीं है। तभी जूलियन वहाँ पर घायल हालत में आती है और ने बताती है कि हम बहुत बड़ी समस्या में है। सेंट मर्सनरी ग्रुप ने हमारे कंपाउंड को चारों तरफ से घेर लिया है और कहा कि अगर हम एक दिन के भीतर सब कुछ जमा नहीं सकते तो हमारे डेजर्ट मेटल मर्सनरी ग्रुप को ब्लड बाथ बना देंगे। जियोली को इससे बहुत गुस्सा आता है। सीन जियोयान पर शिफ्ट होता है, जो एक पहाड़ पर बैठा कल्टीवेशन कर रहा होता है। मास्टर चेक करते हैं कि हवा का लेवल सबसे लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच चुका है और अभी मौसम भी ठंडा है। यह समय जियोयान के लिए हेवनली फ्लेम के लिए फ्लेम मंत्र बनाने का सही समय था। वो जियोयान को उठा देते हैं और बताते हैं कि फ्लेम मंत्र बनाते समय मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, सब कुछ तुम पर ही डिपेंड करता है। जियोयान कहता है
कि आप चिंता ना करें। मास्टर बताते हैं कि तुम एकमात्र ऐसे व्यक्ति हो जो फ्लेम मंत्र का अभ्यास कर सकता है, और क्या तुम में तियान डू क्यू क्लास तक पहुंचने की योग्यता है। तुम्हें सब कुछ मापना होगा कि तुम किस क्लास तक पहुंच सकते हो। पर स्क्रॉल के अनुसार जब तुम क्यू मेथड को एवोल करोगे तो तुम्हें लगातार हेवनली फ्लेम को निकलते रहना होगा, इसीलिए मुझे डर लग रहा है। तुम पहले ही ग्रीन लोटस कोर फ्लेम से बाल बाल बचे हो। यदि तुम फ्लेम मंत्र को एवोल करने में कामयाब नहीं हुए तो तुम्हें क्यू मेथड का परित्याग करना होगा और फिर तुम कभी इसका अभ्यास नहीं कर पाओगे। जोयान इससे शॉक्ड हो जाता है, पर वो मास्टर को कहता है कि आप ऐसी निराशजनक बातें ना करें। वो गुफा के अंदर जाने लगता है और मास्टर से कहता है कि आपकी न्यू बॉडी को हेवनली फ्लेम के एवोल के बाद ही फ्लेम पावर से रिफाइन किया जा सकता है, इसीलिए अगर मैं क्यू मेथड का अभ्यास ना करूं तो न्यू बॉडी को रिफाइन करने की कोई आशा नहीं रहेगी और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये कहकर वो अंदर चला जाता है। याओ लाओ कहते हैं कि तुम मेरे सबसे अच्छे शिष्य हो, मुझे विश्वास है कि तुम जरूर सफल होगे। वो अपनी पावर से उस गुफा को बंद कर देते हैं और सोचते हैं कि भले ही क्यू मेथड एवोल ना हो पर तुम्हारा मास्टर तुम्हें पीक पेटिशनर बनाने का हर संभव प्रयास करेगा। जोयान पेडिस्टल में बैठकर हेवनली फ्लेम को अपनी पावर के साथ मर्ज करता है, जिससे वो फ्लेम मंत्र स्पेस में पहुंच जाता है। वो देखता है कि अभी उसकी क्यू क्लास केवल हुआंग स्तर पर है, जो सबसे लो लेवल पर थी। जोयान अब ग्रीन लोटस कोर फ्लेम को लेकर उस फ्लेम मंत्र स्पेस में मिलाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो हेवनली फ्लेम दूर भाग रही थी। जोयान अपनी बिस्ट फ्लेम से एक शील्ड बना लेता है, पर वो हेवनली फ्लेम उसे भी तोड़ देती है। जोयान उसे पकड़कर फ्लेम मंत्र में मिलाने की कोशिश करता है, पर वो हेवनली फ्लेम उसे मारने लग जाती है। वहाँ बाहर भी चट्टानें गिरने लगती है। जोयान बचने की कोशिश करता है, पर वो हेवनली फ्लेम उसे बुरी तरीके से मारती जा रही थी। हेवनली फ्लेम बहुत ज्यादा पावरफुल थी, जिससे जियोयान कमजोर हो जाता है। मास्टर को जियोयान की फिक्र होती है और वो जल्दी से अंदर जाते हैं। जियोयान बेहोश पड़ा हुआ था, वो उसे पत्थरों से बाहर निकालते हैं और उसे अपनी पावर से उठाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि इस बकवास फ्लेम मंत्र को भूल जाओ, हमें यहाँ से निकलना होगा। मगर जियोयान मास्टर को रोकता हुआ कहता है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे एक बार और कोशिश करनी है, वरना मैं इसे कभी स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। मास्टर कहते हैं कि तुम अपने आप को मार लोगे, लेकिन जियोयान नहीं सुनता और वापस से फ्लेम मंत्री स्पेस में चला जाता है। मास्टर को कुछ समझ नहीं आता। वो कहते हैं कि तुम मेरे अच्छे शिष्य हो, इसीलिए मैं वापस फिर किसी शिष्य पर भरोसा करने जा रहा हूँ। और जियोयान की डू क्यू को एब्जॉर्ब करते हुए कहते हैं कि भले ही मैं अपने पुराने जीवन को खो दूं, पर मैं तुम्हें बचा कर रहूंगा। जियोयान फ्लेम मंत्री स्पेस में पहुंच जाता है। जियोयान मास्टर से कहता है कि आप मेरी मदद ना करें, ग्रीन लोटस कोर फ्लेम में आपकी फाउंडेशन को नुकसान होगा। जियोयान को वापस से हेवनली फ्लेम मारने लगती है, पर जियोयान अब खड़ा हो जाता है और अपने मास्टर की चिलिंग फ्लेम से हेवनली फ्लेम को पकड़ लेता है और ग्रीन लोटस कोर फ्लेम को फ्लेम मंत्र में विलीन कर देता है, जिससे जियोयान का क्यू क्लास बढ़ जाता है। पर जियोयान बेहोश हो चुका था। जियोयान की जब आँख खुलती है तो मास्टर से बताते हैं कि तुमने सक्सेसफुली फ्लेम मंत्र को बना लिया, जिससे अब तुम हेवनली फ्लेम का यूज कर पाओगे। जियोयान इससे खुश होता है और उड़कर वहाँ से हेवनली फ्लेम को टेस्ट करने लगता है। हेवनली फ्लेम के प्रहार से पहाड़ भी टूट रहे थे। जियोयान वापस से मास्टर के पास पहुंच जाता है और बताता है कि मैं क्यू मेथड जुआन क्लास में मिडिल लेवल पर पहुंच चुका हूं और ये सब आपकी वजह से हुआ। और वो मास्टर से पूछता है कि 3 ईयर एग्रीमेंट में और कितना समय बाकी रह गया है। मास्टर कहते हैं कि 3 साल के समझौते में 2 महीने और बचे हैं। जियोयान अपनी स्वॉर्ड निकाल कर कहता है कि नालन तुम्हारे पास 2 महीने हैं, खुद को तैयार कर लो। फिर वो मास्टर से कहता है कि जब तक मेरा फ्लेम मंत्र हेवनली फ्लेम को निकलता रहेगा और जब इसकी क्लास तियान वर्ग तक पहुंचेगी तो आपको वापस से पुनर्जीवित किया जा सकेगा। जियोयान को याद आता है कि उसे बोडोंग से लोटस डिमन फ्लेम का मैप लेना है, पर मैं स्नेक पीपल श्राइन में सेंट दतुरा को ढूंढना भूल गया। मास्टर कहते हैं कि तुम भूल गए, पर मैं नहीं भूला, और उसे सेंट दतुरा दिखाते हैं। जियोयान इससे खुश हो जाता है और वो जल्दी से बोडोंग की तरफ निकल जाता है। तभी मास्टर को कुछ होने लगता है, क्योंकि जियोयान की क्यू मेथड में मदद करने की वजह से उनकी स्पिरिचुअल बॉडी डैमेज हो रही थी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियो यान के पिल बनाने की वजह से बोडोंग की पावर वापस लौट आई थी और उन्होंने जियो यान को मैप का टुकड़ा दिया। मोरेन ने मेटल मर्सनरी ग्रुप पर हमला कर दिया और वो जियो ली को मारने वाला था, मगर जियो यान ने अपने भाई को बचा लिया और मोलेन को खत्म कर दिया। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि जियो यान अपने भाइयों के साथ बैठा होता है, तभी बोडोंग लुओबू को पकड़कर उनके पास ले आता है और वो जियो यान से कहते हैं कि तुम्हारे कहे अनुसार मैं इस व्यक्ति को ले आया। जियोयान उन्हें चाय पिलाता है और अपने भाइयों को बताता है कि ये मेरे दोस्त हैं। जियोली गुस्से में लुओबू पर हमला करता है और उससे पूछता है कि किंगलिन कहाँ है। सबने देखा तुमने ही उसे किडनैप किया था। जियोयान भी इससे परेशान होता है और वो अपने बड़े भाई से पूछता है कि क्या हुआ, मुझे पूरी बात बताए। जियोडिंग बताता है कि 2 दिन पहले किंगलिन खाने का सामान लेने के लिए बाहर गई थी, पर वो तब से वापस नहीं आई। हमने जांच की तो हमें पता चला कि सेंट मर्सनरी ग्रुप ने उसका किडनैप किया। जियोयान कहता है कि किंगलिन के पास अपने प्रोटेक्टर के रूप में फ्लेम स्पिरिट सरपेंट है, तो कोई उसका इतनी आसानी से किडनैप कैसे कर सकता है। जियोडिंग बताता है कि हमने साइट पर जांच की पर हमें कोई सबूत नहीं मिले। जियोली लुओबू से पूछता है कि तुम किंगलिन को कहाँ ले गए। लुओबू बताता है कि यान सिटी के मो कबीले के फर्स्ट एल्डर मोरेन ने उसे किडनैप किया जिससे तुमने लड़ाई की थी। मोरेन ने हमारा साथ इसलिए दिया क्योंकि वो डेजर्ट मेटल मर्सनरी ग्रुप को खत्म करना चाहता था और उसने वादा किया वो हमें रॉक डेजर्ट सिटी जीतने में मदद करेगा। जियोली गुस्से में कहता है कि मो कबीला बकवास है। जियोयान बोडोंग से पूछता है कि आप यान सिटी के मो कबीले के बारे में क्या जानते हो। बोडोंग बताते हैं कि वो कबीला जियामा साम्राज्य के पूर्वी क्षेत्र के 4 महान कबीलों में से एक है। हालांकि इसकी तुलना नालन कबीले जैसे टाइटन से नहीं की जा सकती, पर उस कबीले को कम नहीं आंकना चाहिए। मो कबीले का हेड मो चेंग है, जिसे जल्लाद मो के नाम से भी जाना जाता है। वहीं हम मो कबीले के हेड मो चेंग को देखते हैं जो अपनी गाड़ी में मो सिटी लौट रहा था। मो सिटी के लोग बातें कर रहे थे मो चेंग महान है और आज इसका 60वां जन्मदिन है, इसीलिए बहुत सारी महान हस्तियां आज यहाँ पार्टी में आने वाली है। और जब मो चेंग युवा थे तो एक बार मिस्टिक क्लाउड सेक्ट में शामिल हो गए थे, पर वो कुछ समय बाद वापस मो कबीले में लौट आए, पर उन्होंने अभी भी मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के एक्सटर्नल डिकॉन में बहुत सारा दान दिया ताकि इनके संबंध अच्छे बने रहे और मिस्टिक क्लाउड सेट को मो कबीले का सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है। मो चेंग अब अपनी हवेली में पहुंच जाता है जहां स्टुअर्ट उनका स्वागत करता है और बताता है कि आपका माल पहले ही आ चुका है, आप उसे देख सकते हैं। मो चेंग स्टुअर्ट से कहता है कि क्या तुमने आज रात की पार्टी की तैयारी कर ली। आज मिस्टिक क्लाउड सेट के खास अतिथि आने वाले हैं, इसीलिए उन्हें कोई भी परेशानी ना हो। समर कहता है कि आप चिंता ना करें, मैंने सभी तैयारियां कर ली है और उन्हें तालाब के पास लेकर जाने लगते हैं जहाँ कुछ वर्कर काम कर रहे थे, पर वो उन्हें वहाँ से जाने को कहते हैं। यहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जो वर्कर के बेश में होती है, इसीलिए मो चेंग का पीछा करती है, मगर वो अचानक घायल हो गए थे। इससे वो हैरान होती है, पर जब वो तालाब के पास आती है तो उसमें से बुलबुले निकल रहे थे, जिससे वो समझ जाती है कि वो पानी के अंदर गए हैं। अंदर पानी में मो चेंग को स्टुअर्ट बताता है कि किंगलिन को हमने शील्ड में कैद किया हुआ है, उसका प्रोटेक्टर बीस्ट हमें थोड़ा परेशान कर रहा था, इसीलिए हमने ये एनर्जी वॉल ट्रे बनाया। किंगलिन काफी परेशान होती है, वो फ्लेम स्पिरिट सरपेंट पर एनर्जी वॉल को तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो घायल हो जाता है। किंगलिन इससे दुखी हुई कहती है कि अब हमें सिर्फ यंग मास्टर ही बचा सकते हैं। वो जियोयान की बात कर रही थी। मो चेंग स्टुअर्ट से कहता है कि स्पिरिट सरपेंट की नस्ल वास्तव में साधारण नहीं है और अब ब्लैक डोमेन सरपेंट को भी खुला छोड़ दो ताकि पता चल सके कि किंगलिन की ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर प्यूपिल पावर कैसे काम करती है और क्या ये सभी तरह के स्नेक टाइप बीस्ट को कंट्रोल कर सकती है। स्टुअर्ट ऐसा ही करता है और वो ब्लैक डीमन सरपेंट को खुला छोड़ देता है। सरपेंट किंगलिन की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो जैसे ही किंगलिन पर हमला करता है तो उसकी प्यूपिल पावर एक्टिवेट हो जाती है और उसका किंगलिन के साथ एक रिलेशन बन जाता है, यानी वो उसका प्रोटेक्टर बन गया था। यह देखकर मो चेंग भी बहुत खुश होता है और कहता है कि ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक प्यूपिल पावर वास्तव में कमाल की है और वो स्टुअर्ट से कहता है कि आज रात की पार्टी के बाद में तुरंत अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करूंगा। सभी बाहरी लोग जो किंगलिन की पावर के बारे में जानते हैं क्या मोरेन ने उन्हें खत्म कर दिया। स्टुअर्ट कहता है कि मोरेन को अब तक सब कुछ साफ कर देना चाहिए था। मो चेंग बताता है कि मेरा एक्सपेरिमेंट सफल होने के बाद जियामा एम्पायर में कोई भी मेरा विरोध नहीं कर पाएगा। वहीं बोडोंग जियोयान को बताते हैं कि मो कबीले के पूर्वजों के बीच एक ऐसा अल्केमिस्ट था जो जादुई जानवरों या मनुष्यों की स्ट्रेंज एबिलिटीज को छीन लिया करता था और ने अपने कबीले के
के मेंबर्स में ट्रांसप्लांटिंग कर देता था, जिससे थोड़े समय में ही ताकत में भारी वृद्धि होती थी। जियोयान कहता है कि यह तो कोई साइको ही होगा। बोडोंग बताते हैं कि उस लड़की किंगलिन को किडनैप किया गया है, शायद उसके पास भी कोई स्ट्रॉन्ग एबिलिटी होगी। जियोयान बताता है कि उसके पास ट्रिपल जेट ग्रीन स्नेक फ्लावर प्यूपिल्स की पावर है और वो अभी गंभीर संकट में है। जियोयान बोडोंग से कहता है कि हमें उसे बचाने के लिए तुरंत मो कबीले में जाना होगा। जियोली कहता है कि तुम्हें सावधान रहना होगा। जियोडिंग कहता है कि कैसा रहेगा अगर हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। जियोयान अपने दोनों भाइयों से कहता है कि आपको अभी अपने आप को ठीक करने पर ध्यान देना चाहिए। फिर वो वहाँ से निकल जाता है। बोडोंग भी उसके पीछे चले जाते हैं। बोडोंग जियोयान से कहते हैं कि मो कबीले के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं किंगलिन को बचाने में मदद करूं तो इसे तुम्हारा एहसान चुकाने के रूप में गिना जाएगा और तुम्हारी डुक्यू को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी शक्ति फायर टेम्पर जितनी नहीं है। जियोयान बोडोंग के साथ नीचे आता है और कहता है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो। बोडोंग बताते हैं कि तुम्हारी उम्र बहुत कम होने के बावजूद तुम बहुत टैलेंटेड और तेज तर्रार हो, पर इस उम्र में एक फायर टेम्पर की स्टेन तक पहुंचना असंभव है। मुझे लगता है कि तुमने किसी अज्ञात चीज को एक्टिवेट करके अपनी पावर बढ़ाई है, वो पावर तुम्हारी खुद की नहीं है। जियोयान कहता है कि एक फायर टेम्पर होने के नाते आपकी दृष्टि वाकई बहुत तेज है। आपने सही कहा, वो पावर मेरी नहीं है, पर मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ और मैं एक फायर टेम्पर से कंधे से कंधा मिला सकता हूँ। वो बोडोंग से पूछता है कि आप अभी फायर टेम्पर के कितने स्टार पर हो। बोडोंग बताते हैं कि मैं 2 स्टार पर हूँ, पर तुम क्यों पूछ रहे हो। जियोयान कहता है कि आप पर सील लगने से पहले आप कितने स्टार पर थे। बोडोंग बताते हैं कि मैं पहले 5 स्टार पर था, पर मैं 4 साल बाद वापस से 5 स्टार पर आ जाऊंगा। जियोयान हंसता हुआ कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आप खुद भी ऐसा मानते हो, क्योंकि क्लास जितनी ऊंची होती है उसमें स्ट्रेंथ को रिकवर करना उतना ही डिफिकल्ट होता है। आप वापस से 5 स्टार फायर टेम्पर बनने की कोशिश कर रहे हो, पर इसमें 4-5 साल से भी अधिक समय लगेगा। पर मेरे पास एक मेथड है जिससे आप केवल 1 साल में 5 स्टार फायर टेम्पर की स्ट्रेंथ पर वापस पहुंच सकते हो। बोडोंग इससे हैरान होते हैं और वो तेजी से जियोयान का हाथ पकड़कर कहते हैं कि वो मेथड क्या है। जियोयान उनसे हाथ छुड़ाकर कहता है कि जल्दबाजी ना करें। क्या आपने स्पिरिचुअल रिकवरी पर्पल पिल के बारे में सुना है। बोडोंग नाम में अपनी गर्दन हिलाते हैं। जियोयान बताते हैं कि स्पिरिचुअल पिल एक टियर 5 मेडिसिनल पिल है। हालांकि इसका टियर बहुत हाई है, इसीलिए इसके इंग्रेडिएंट को खोजना काफी कठिन होगा, पर इसका प्रभाव ताकत से भरा हुआ होता है जो आंतरिक चोटों को भी ठीक कर देगा और आप पूरी तरह से ठीक और जवान हो जाओगे। बोडोंग कहते हैं कि तुम मेरे लिए वो पिल किस कीमत पर बनाओगे। जियोयान कहता है कि स्पिरिचुअल पिल को बनाने के इंग्रेडिएंट को खोजने में सालों का समय लग जाएगा, इसीलिए जब तक मुझे सारी इंग्रेडिएंट नहीं मिल जाते और मैं स्पिरिचुअल रिकवरी पर्पल पिल को रिफाइन नहीं कर लेता, तब तक आपको मेरे साथ रहना होगा। बोडोंग कहते हैं कि तुम लंबे समय के लिए एक फाइटर साथी की तलाश कर रहे हो। जियोयान कहता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी वर्तमान शक्ति के साथ 10 साल में भी अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मेरा साथ दे। बोडोंग कहते हैं कि चाहे इंग्रेडिएंट को ढूंढना कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, पर मैं तुम्हें 1 साल का समय दूंगा। इस 1 साल में तुम्हारे बॉडीगार्ड के तौर पर काम करूंगा और 1 साल बाद तुम्हें मुझे स्पिरिचुअल रिकवरी पर्पल पिल देनी होगी। याओ लाओ जियोयान को मन ही मन में कहते हैं कि इस ऑफर को स्वीकार कर लो। जियोयान कहता है कि ये केवल 1 साल की बात कर रहे हैं। याओ लाओ से कहते हैं कि बोडोंग एक बार जियामा एम्पायर के फेमस आइस एम्परर थे, इसीलिए इनके पास एक स्ट्रॉन्ग पेटिशनर का गौरव होगा और शायद 1 साल के लिए बॉडीगार्ड बनना इसकी सीमा होगी, इसीलिए इसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। जियोयान अपने मास्टर की बात मान जाता है और वो बोडोंग से कहता है कि तय रहा 1 साल के पीरियड तक आपको मेरा बॉडीगार्ड बनना होगा। और अब वो यान सिटी की तरफ निकल जाते हैं। शाम तक वो यान सिटी के मो स्टेट में पहुंच जाते हैं। उन्होंने अपनी पहचान छिपाने के लिए चेहरे पर मास्क लगा लिया था। बोडोंग पूछते हैं कि हमने अपना चेहरा क्यों छिपाया है। जियोयान बताता है कि आप जियामा एम्पायर के आइस एम्परर हैं, हर कोई आपको देखते ही पहचान जाएगा। बोडोंग पूछते हैं कि हम किंगलिन को कैसे ढूंढेंगे। जियोयान कहता है कि मैंने कुछ समय पहले उसके साथ वक्त बिताया था, मैं उसके ऑरा को अच्छी तरह से जानता हूँ। जियोयान अपनी स्पिरिचुअल स्टेन से पूरे मो स्टेट को स्कैन करने लगता है ताकि उसे पता चल सके कि किंगलिन को कहाँ छिपाया हुआ है। जियोयान को किंगलिन का ऑरा महसूस नहीं होती, पर उसे एक छिपी हुई गुफा के बारे में पता चलता है जिसके अंदर वो नहीं झांक पा रहा था। बोडोंग के साथ वो सीक्रेट हिडन अंडरग्राउंड चेंबर में जाने लगता है। वहाँ के सभी गार्ड मरे हुए थे, इससे वो दोनों हैरान होते हैं। बोडोंग जियोयान को बताते हैं कि इन गार्ड को एक
ही वार में मार दिया गया और ये मरने से पहले साउंड अलार्म भी नहीं बजा सके। वो किलर जरूर एक फायर एम्परर होगा जिसके पास हमारे जितनी पावर है और वो भी जियामा एम्पायर में ही कुछ ढूंढ रहा है। पर बोडोंग महसूस करते हैं कि नीचे चेंबर में फायर एम्परर का ऑरा नहीं है, मतलब वो पहले ही यहाँ से निकल चुका है। फिर वो दोनों नीचे जाते हैं। वहाँ बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी। वो चेंबर कैप्सूल से भरा हुआ था जिसमें निर्दोष इंसान और बीस्ट थे जिन्हें एक्सपेरिमेंट के लिए रखा हुआ था। जियोयान अपनी स्पिरिचुअल स्टेज से वहाँ किंगलिन की तलाश करता है पर वहाँ किंगलिन नहीं होती। जियोयान बोडोंग से कहता है कि हमें एक चाल चलनी होगी, हम मोचेंग को पकड़कर उससे किंगलिन के ठिकाने के बारे में पूछेंगे। बोडोंग कहते हैं कि मोचेंग वो घिनौना इंसान है जिसने बुरे काम किए हैं, इसीलिए उसे सजा जरूर मिलेगी। और वो सबूत के तौर पर एक कैप्सूल को अपने पास रख लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वही हॉल में मोचेंग ने बोझ से कबीले वालों को बोझ पर बुलाया होता है। वहाँ मिस्टिक क्लाउड सेक्ट लीडर की स्टूडेंट भी एल्डर गी के साथ आती है जो और कोई नहीं बल्कि नालन यान रान थी। मोचेंग उसके स्वागत में आगे जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो आपको जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए डेली वीडियोस ला पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान बोडोंग के साथ यान सिटी की तरफ पहुंच गया था क्योंकि मोचेंग ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किंगलिन को किडनैप कर लिया था। मोचेंग ने अपने 60वें जन्मदिन पर एक भोज का आयोजन किया जिसमें नालन भी एल्डर गी के साथ आ गई थी। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि मोचेंग नालन से कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे बर्थडे पर पर्सनली यहाँ आओगी, मेरा मो कबीला तुम्हारे आने से सम्मानित हो गया। नालन कहती है क्या बहुत विनम्र है, मैं बस अपने मास्टर के आदेश पर यहाँ आई हूँ। अब वो आसन ग्रहण करते हैं। जियोयान भी बोडोंग के साथ उस हॉल के ऊपर पहुँच जाता है जहाँ बोझ चल रहा था। जियोयान बोडोंग से कहता है कि मुझे मो कबीले को धमकाना होगा जिसके लिए मैं अपनी एक्स्ट्रा पावर का यूज करूंगा ताकि वो किंगलिन को मुझे सौंप दे। फिर वो नीचे हॉल में आ जाता है। मोचेंग कहता है कि आदमी कौन है और आज मेरे कबीले के लिए खुशी का दिन है, अगर तुम कोई बात करना चाहते हो तो बोझ के बाद तक इंतजार करो। स्टुअर्ट अपने आदमियों को वहाँ बुला लेता है। वो गार्ड जियोयान को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उस पर हमला करते हैं, मगर जियोयान अपने मास्टर की डूक्यू से जोर से पैर पटकता है जिससे वो सभी दूर गिर जाते हैं। जियोयान के हमले से सभी हिल गए थे क्योंकि अभी जियोयान की पावर फाइटर एम्परर के जितनी थी। जियोयान मोचेंग की गर्दन पकड़ लेता है। मोचेंग उसे कहता है कि फाइटर एम्परर साहब, आप अभी यहाँ क्या लेने आए हो? जियोयान कहता है कि मैं मो कबीले में एक व्यक्ति की तलाश करने आया हूँ जिसका नाम किंगलिन है, उसे मुझे सौंप दो। मोचेंग कहता है कि मैं किसी किंगलिन को नहीं जानता, तुम मुझे धमकाने की मत करो। क्या तुम नहीं जानते मेरे मो कबीले के मिस्टिक क्लाउड सेक्ट से अच्छे संबंध है? जियोयान कहता है कि आज तुम्हें सेक्ट लीडर भी तुम्हें नहीं बचा सकती। वो चेंग पर हमला करता है। मोचेंग कहता है कि भले ही तुम एक फाइट एम्परर हो पर तुमने सेक्ट लीडर की इंसल्ट की और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। नालन को भी गुस्सा आता है क्योंकि सेक्ट लीडर उसकी मास्टर यूनियन थी। जियोयान वहाँ नालन को देखता है तो उसका खून खोल उठता है पर वो किसी तरह खुद को शांत करता है। नालन आगे आ जाती है और वो नकाबपोश से कहती है कि तुम मेरे सेठ की इस तरह इंसल्ट नहीं कर सकते। जियोयान मोचेंग से कहता है कि किंगलिन को मुझे सौंप दो। मोचेंग कहता है कि मैंने कभी किसी निर्दोष को नहीं मारा, मैं लोगों की मदद करता हूँ और केवल उन्हें मारता हूँ जिन्हें मरना चाहिए। मुझे मारने वाले खुद ही मारे जाते हैं, भले ही वो तुम्हारे जैसे स्ट्रॉन्ग पेटिशनरी क्यों ना हो। नालन कहती है कि फायर एम्परर आप यहाँ मनमानी क्यों कर रहे हो? मेरे मिस्टिक क्लाउड सेट के बाहर डीकन मोचेंग को इस तरह मारने की आप धमकी नहीं दे सकते, वरना निश्चित रूप से हमारा सेट चुपचाप नहीं रहेगा। जियोयान मोचेंग को कहता है कि तुम अच्छे बनने का दिखावा कर रहे हो पर चाहे तुम आज कितने भी बहाने क्यों ना बना लो, तूने जो दुष्कर्म किए हैं उनकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। मोचेंग कहता है कि तुम मुझ पर झूठे आरोप लगा रहे हो, अगर तुम इस बूढ़े आदमी को मारना चाहते हो तो मैं मृत्यु से नहीं डरता। नालन कहती है कि मैं आपका चरित्र अच्छी तरह से जानती हूँ, आप कोई गलत काम नहीं कर सकते। मिस्टिक क्लाउड सेक्ट कभी किसी अच्छे व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने देगा। और वो नकाबपोश से कहती है कि अगर तुम लड़ना चाहते हो तो लड़ सकते हो, भले ही मेरा तुमसे कोई मुकाबला नहीं है लेकिन न्याय होकर रहेगा। वहाँ मौजूद सभी लोग बातें करते हैं कि फाइट एम्परर बहुत दबंग है, कौन इससे लड़कर अपनी जान जोखिम में डालना चाहेगा। जियोयान हंसते हुए कहता है कि वास्तव में मिस्टिक क्लाउड सेक्ट का फ्यूचर सक्सेसर एलोकेंट है, लेकिन तुम्हारा दिमाग इतना अच्छे से काम नहीं करता। तुम्हें लगता है कि मोचेंग एक गुड पर्सन है
पिछले कुछ सालों से ये मैजिकल बीस्ट के ऑर्गन्स को लोगों के शरीर में ट्रांसप्लांटिंग करने का काम कर रहा है। ऐसा अमानवीय और भ्रष्ट व्यक्ति किसी भी तरह से अच्छा इंसान नहीं हो सकता। नालन को विश्वास नहीं होता और वो कहती है कि मो कबीले के मुखिया कभी ऐसा गलत काम नहीं करेगा। तो बोडोंग वहाँ मैजिकल बीस्ट की एक ट्यूब गिरा देते हैं जिससे सभी डर जाते हैं। जियोयान कहता है कि मो कबीले के टेस्ट सब्जेक्ट का सिर्फ एक नमूना है। अगर यंग लेडी तुम्हें अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा तो तुम मो कबीले की लेबोरेटरी में जाकर सारे टेस्ट सब्जेक्ट देख सकती हो। और वो मोचेंग से कहता है कि किंगलिन लेबोरेटरी में नहीं है, मुझे बता दो तुमने उसे कहाँ छिपाया है। नालन मोचेंग से कहती है कि मुझे सच्चाई बताओ, पर वो कुछ नहीं कहता। नालन उसकी खामोशी से समझ जाती है कि वो दोषी है, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो उसे कहती है कि अब मिस्टिक क्लाउड सेट का मो कबीले से कोई बिजनेस नहीं होगा और वो एल्डर गिये के साथ जाने लगती है। जाते जाते वो नकाबों से पूछती है कि सर आप कौन हो। जियोयान कहता है कि जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा। नालन वहाँ से चली जाती है। जियोयान मोचेंग से पूछता है कि किंगलिन कहाँ है, पर वो अपनी ब्लैक पावर को बढ़ाने लगता है और कहता है कि डूक्यू कॉन्टिनेंट में पावर्स का ही राज होता है, चाहे वो पावर एक्सपेरिमेंट से ही क्यों ना प्राप्त की गई हो। कमजोरों को हमेशा डराया जाता है। मिस्टिक क्लाउड सेक्ट मेरे मो कबीले को अपने काबू में रखते हैं क्योंकि उनके पास फाइट एम्बरर है और तुम भी मुझे धमका रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम जो चाहे वो कर सकते हो क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रोंगर हो। और अब उसकी पावर बढ़ने लगती है और वो एक शैतान में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सभी वहाँ से डरकर भागने लगते हैं। बोडोंग कहते हैं कि सत्ता की चाह में मोचेंग ने खुद को आधा इंसान और आधे राक्षस में बदल लिया। यह उस पुराने मनुष्य से कम नहीं है जो सत्ता की वजह से भटक गया था। मोचेंग तेजी से जियोयान पर हमला करने लगता है, पर जियोयान उसे पकड़कर दूर फेंक देता है। मोचेंग सभी को डराता है जिससे सभी वर्कर भी वहाँ से भाग जाते हैं। इसमें वो लेडी भी होती है जो उस दिन मोचेंग का पीछा कर रही थी और वो किंगलिन की तलाश में थी। मोचेंग अपनी पीठ से 2 टेंटिकल निकाल लेता है और उसे 2 एल्डर को मारकर उनकी पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है जिससे वो और पावरफुल हो रहा था। अब वो जियोयान से फाइट करता है, पर जियोयान बचता हुआ उस पर हमला करता है। मोचेंग भी कमजोर था इसीलिए अपने स्टुअर्ट को मारकर उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। मोचेंग वापस से जियोयान पर हमला करने लगता है। जियोयान उसके वार से बचता हुआ उस पर एवनली फ्लेम से हमला करता है और उसके टेंटिकल को भी खत्म कर देता है। मोचेंग सोचता है कि मुझे इससे लड़ने के लिए और पावर चाहिए। मुझे उस ट्रिपल जेट ग्रीन स्नेक प्यूपिल पावर वाली लड़की की पावर हासिल करनी होगी। मैंने अगर उसे एक बार निगल लिया तो मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। और वहाँ से भागकर तालाब की तरफ बढ़ने लगता है। जियोयान भी बोडोंग के साथ उसके पीछे जाता है। मोचेंग तालाब के पास पहुँचता है, पर जियोयान भी बोडोंग के साथ वहाँ जाता है और कहता है कि किंगलिन को हमें सौंप दो। मोचेंग कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा और वहाँ तालाब के चारों ओर एक शील्ड को एक्टिवेट कर देता है। जियोयान मास्टर की चिलिंग फ्लेम से उसे तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो शील्ड नहीं टूटती। मोचेंग तालाब में चला जाता है। जियोयान लगातार उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो नहीं टूटती। जियोयान मन में याओ लाओ से पूछता है कि क्या आप जानते हैं कि इसे कैसे तोड़ा जा सकता है। बोडोंग भी अपने आइस स्पाइक से उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो भी उसे नहीं तोड़ पाते। बोडोंग कहते हैं कि मैंने पहले कभी इतने टफ बैरियर का सामना नहीं किया। ये निश्चित रूप से जियामा एम्पायर का प्रोडक्ट नहीं है। याओ लाओ बताते हैं कि ये एक आइसोलेशन बैरियर है। ये एक फायर इंस्टेंट के हमलों को भी आसानी से रोक सकता है और इसकी सबसे खास बात यह है कि इस पर एवनली फ्लेम अटैक से भी कुछ नहीं होता। इसीलिए हमारे पास इसे तोड़ने का कोई तरीका नहीं है। हमें केवल प्रतीक्षा करनी होगी जब तक ये आइसोलेशन डिवाइस की एनर्जी खत्म न हो जाए। जियोयान परेशान होता है कि किंगलिन अंदर है। वहीं अंदर किंगलिन बेहोश थी। मोचेंग उसके पास पहुंच जाता है और वो खुशवा सोचता है कि इस ट्रिपल जेट ग्रीन स्नेक पावर वाली गर्ल को निकलने के बाद में अपने फाइनल एवोल्यूशन को कंप्लीट कर लूंगा और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। ये कहकर वो जोर से हंसने लगता है, लेकिन तभी वहाँ से कोई किंगलिन को लेकर गायब हो जाता है। मोचेंग इससे परेशान हुआ चिल्लाता है कि उसे मुझे वापस कर दो और वहाँ हमला करता है। तभी वहाँ एक लड़की हंसती है जिसके पास किंगलिन थी और ये और कोई नहीं बल्कि वही वर्कर बेस वाली लड़की होती है जिसका नाम लुमान था और वहाँ किंगलिन को लेने आई थी। वो किंगलिन की आंखों में चेक करके कहती है कि वास्तव में ट्रिपल जेट ग्रीन स्नेक फ्लावर प्यूपिल्स है। ऐसा लगता है कि एल्डर की फीलिंग अभी समाप्त नहीं हुई है। लुमान अपनी पावर से मोचेंग का शील्ड डिवाइस भी ले लेती है और कहती है कि मुझे जिस व्यक्ति की तलाश थी वो मुझे मिल गया। मेरे जाने का वक्त हो चुका है और वो उस डिवाइस को तोड़ देती है जिससे शील्ड टूटने लगती है और वो किंगलिन को लेकर वहाँ से निकल जाती है। जियोयान और बोडोंग भी उसके पास किंगलिन को देख लेते हैं और वो दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। मोचेंग भी बाहर
आ जाता है और वो उन तीनों को भागते हुए देखकर कहता है कि तुम मुझसे नहीं छीन सकते और वो उड़कर उनका पीछा करने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियो यान और बोडोंग ने किंगलिंग को बचाने के लिए यूमान को रोकने की कोशिश की, जिससे मौका पाकर मोचेंग ने किंगलिंग को इंजर्ड कर दिया, जिससे उसकी सोल डैमेज हो गई। इसीलिए जियो यान ने लूमान को उसे ले जाने दिया और उसने बोडोंग के साथ मिलकर मोचेंग को रोकने की कोशिश की, पर वो उसे रोक नहीं पा रहे थे। इसीलिए जियो यान ने अपने मास्टर की चिलिंग फ्लेम और अपनी ग्रीन लोटस कोर फ्लेम को मिलाकर लोटस बनाया, जिससे मोचेंग मारा गया। एंग्री बुद्धा फायर लोटस की एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि आओ लाओ जियो यान को बचाते हुए उनकी स्पिरिचुअल सोल काफी डैमेज हो गई थी, जिससे वो वापस गहरी नींद में चले गए। जियो यान इससे काफी दुखी हुआ था, वो घायल हुआ नीचे गिर रहा था, पर बोडोंग उसे लेकर वहाँ से निकल गए थे। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि यूनियन जिया लाओ के साथ उस जगह पर आई हुई थी जहाँ एंग्री बुद्धा फायर लोटस एक्टिवेट हुआ था, क्योंकि उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि सभी ने उसे महसूस किया। जिया लाओ यून सेक्ट के लीडर थे। जिया लाओ कहते हैं कि इस एनर्जी का विस्फोट इतना ज्यादा था कि अगर मैं भी यहीं होता तो मुझे सीरियस इंजरी आती। पता नहीं वो कौन सा बलशाली व्यक्ति है जो जियामा एम्पायर में प्रकट हुआ है। यूनियन उन्हें कहती है कि यहाँ 4 अलग अलग डुहांग यानी फायर टेम्परर के ओरा को महसूस कर पा रही हूँ, जो ओरा जियोयान, बोडोंग, लूमान और मोचेंग के मोस्टर के रूप में थे। यूनियन कहती है कि मुझे इन चारों फायर टेम्परर से डर लग रहा है, क्योंकि ये सभी जियामा एम्पायर के नहीं है। जियालाओ वहाँ बर्फ का ओरा देखकर समझ जाते हैं कि ये जरूर हाई बोडोंग का होगा, पर उन्हें लग रहा था कि वो मर गया। यूनियन को भी वहाँ अपने सी वेस्ट कोर का टुकड़ा मिलता है, जिससे वो समझ जाती है कि जियोयान भी यहाँ मौजूद था और उसे जियोयान की फिक्र होती है। जियालाओ पूछते हैं कि तुम्हें क्या मिला, पर वो कुछ नहीं बताती और कहती है कि हमें इन चारों फायर टेम्परर के बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। आखिर इन फायर टेम्परर के बीच लड़ाई हमारे जियामा साम्राज्य में क्यों हुई? यान सिटी भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है और मोचेंग जो मेरे सेक्ट का डिकॉन था वो भी यहाँ मौजूद था, इसीलिए हमें उसके बारे में भी जानकारी निकालनी होगी। और वो जियालाओ को कहती है कि अगर आपको कुछ पता चले तो तुरंत मुझे इन्फॉर्म कर देना। यूनियन मिस्टिक क्लाउड सेट की लीडर थी और जियोयान को इस बारे में पता नहीं था, क्योंकि उसने जियोयान को अपना नाम यूनजी बताया था। जियालाओ वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं फिर हमें जियोयान को दिखाया जाता है जो अभी डेजर्ट मेटल मर्सनरी में अपने भाइयों के पास था, मगर वो 5 दिन से बेहोश था, जिससे उसके दोनों भाई बहुत दुखी थे। जियोडिंग अपने भाई से कहता है कि विस्फोट की वजह से इसे बहुत नुकसान हुआ। डूक्यू भी इसकी बॉडी में बहुत कम बची है। जियोली अपने भाई से कहता है कि क्या इसे जगाने का और कोई तरीका है। जियोडिंग कहता है कि मैंने शिमो शहर के सभी डॉक्टर और एल्केमिस्ट को यहाँ इनवाइट किया, पर वो कुछ नहीं कर पाए। बाहर हम लुओबू को देखते हैं जो सेंट मर्सनरी ग्रुप के खत्म होने के बाद मेटल मर्सनरी ग्रुप में शामिल हो गया था, पर अब उसे पता चल चुका था कि जियोयान घायल है, इसलिए विद्रोह करने की प्लानिंग कर रहा था। आज जो एक डेजर्ट लिजार्ड को पकड़कर लाया होता है, जिसे वो खुला छोड़ देता है। लिजार्ड मेटल मर्सनरी के लोगों पर हमला कर देता है। जियोली उसे रोकने के लिए बाहर आ जाता है और उस पर लाइटनिंग एलिमेंट से हमला करने लगता है, पर वो उसे रोक नहीं पा रहा था। जियोडिंग भी बाहर आ जाता है और उस पर शराब फेंककर हमला करने लगते हैं, जिससे स्पार्क की वजह से उसकी बॉडी में आग लग जाती है, परंतु उसे कुछ नहीं होता। वो बीस्ट जियोली को घायल करके उसे मारने लगता है, पर लुओबो उसे बचाकर बीस्ट को मार डालता है। फिर वो जियोली को उठाने लगता है, पर वो उसकी मदद लेने से मना करता खड़ा हो जाता है। जियोडिंग लुओबो को बताता है कि तुमने मेरे भाई की जान बचाई, इसीलिए तुम्हारा धन्यवाद। लुओबो कहता है कि ऐसी मामूली बात थी, मैंने जियोयान की सिचुएशन के बारे में सुना है कि उसकी हालत खराब होती जा रही है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। जियोली को गुस्सा आता है, पर वो जियोडिंग उसे रोक लेता है। जियोली कहता है कि लुओबो अब अपनी हद पार कर रहा है। जियोडिंग कहता है कि मुझे पहले ही पता था कि वो वक्त आने पर अपना रंग जरूर दिखाएगा। वहीं हम जियोयान को देखते हैं जिसे बुरे सपने आ रहे थे, जिसमें उसे एक डीमन दिखाई देता है जो उसे कह रहा था कि आज तुम निश्चित ही मरने वाले हो। जियोयान समझ जाता है कि वो उसकी ऑब्स्टेकल है ताकि जियोयान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता रहे। वो डीमन जियोयान को कहता है कि तुम बहुत कमजोर हो और उस पर हमला करने लगता है। जियोयान भी उस पर हमला करता है, उसे डिफीट करने की कोशिश करता है, पर उस डीमन को कुछ नहीं हो रहा था और वो बहुत बड़े
बड़े रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जो जियोयान को मार रहा था। वो जियोयान से कहता है कि तुम्हारे दिल में सिर्फ नालन के लिए नफरत है, उसके अलावा कुछ नहीं। तुम जैसे लोग कतई इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। अब वो जियोयान की गर्दन दबाने लगता है। जियोयान कहता है कि तुम कुछ नहीं जानते और वो उस पर हमला करता है। डीमन कहता है कि तुम्हारे दिल में सिर्फ नालन के लिए हेट है जिससे तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। जियोयान उसे खत्म करने के लिए मास्टर की चिलिंग फ्लेम और ग्रीन लोटस फ्लेम को मर्ज करने लगता है तो डीमन कहता है कि यह पावर तुम्हारी बिल्कुल नहीं है, इसे बंद करो। जियोयान दोनों हेवनली फ्लेम को मर्ज कर लेता है जिससे वो मास्टर से कहता है कि देखो इसे मैंने अच्छे से बना लिया और वो उसे एंग्री बुद्धा लोटस से उस डीमन पर हमला करता है। वो डीमन मास्टर में बदल जाता है और जियोयान से कहता है कि तुम इसे अच्छे से बनाने में सफल हुए। तभी उस हेवनली फ्लेम की वजह से धमाका होता है। जियोयान की आंख खुल जाती है पर वो बहुत कमजोर हो चुका था। वो अपने मास्टर को आवाज लगाकर कहता है कि क्या आप यहाँ हो, पर याओलाओ वहाँ नहीं होते। जियोयान उनकी रिंग की तरफ देखता हुआ दुखी होता है। जियोयान को याद आता है कि कैसे हर बार मुसीबत के वक्त उसके मास्टर ने उसकी जान बचाई जिससे उनकी स्पिरिचुअल बॉडी डैमेज हुई और वो गहरी नींद में चले गए। जियोयान सोचता है कि मैं कैसे नहीं समझ सका कि जब भी मैंने उनकी पावर उधार ली ये उनके सोल फोर्स को कम करता था। जियोयान रोने लगता है। तभी वहाँ उसके दोनों भाई भी आ जाते हैं पर वो देखते हैं कि जियोयान बहुत दुखी है, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। वो कहते हैं कि हम दोनों बहुत खुश हैं कि तुम होश में आ गए हो। जियोयान कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने आपको चिंता करवाई। तभी वहाँ बोडोंग भी आ जाते हैं जो अपने पिछले रूप में आ चुके थे। जियोडिंग उन्हें कहता है कि आपने खुद को रिकवर कर लिया है और अब आप जवान दिख रहे हो। जियोयान ने मो फैमिली के एल्डर को मार डाला। मुझे आशा है कि आप भी इस बात को गुप्त ही रखेंगे। मोचेंग मिस्टिक क्लाउड स्टेट के डिकॉन थे। अगर उन्हें जियोयान के बारे में पता चला कि इसने उसे मारा है तो चुप नहीं बैठेंगे। बोडोंग कहता है कि यह बात किसी को पता नहीं चलेगी। फिर वो जियोयान से कहता है कि तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो, इससे ज्यादा हमारे लिए और कुछ कीमती नहीं है। जियोयान कहता है कि आप सभी बाहर जा सकते हैं, मुझे पहले खुद को ठीक करना है। तो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जियोयान बोडोंग को पर्पल फुलिंग पिल रेसिपी देता है जिससे उनकी स्ट्रेंथ को वापस से रिस्टोर किया जा रहा था। वो कहता है कि मुझे बचाने का आपका बहुत धन्यवाद। एंग्री बुद्धा लोटस की विस्फोट शक्ति की वजह से मेरी सोल फोर्स बुरी तरह से डैमेज हुई है, इसीलिए मैं इस पर्पल फुलिंग पिल को रिफाइन करने में असमर्थ हूँ। आप ये रेसिपी लेकर अपने लिए एक नया अल्केमिस्ट मास्टर ढूंढ लें। बोडोंग कहते हैं कि जहाँ तक मुझे पता है कुछ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट डैमेज सोल की शक्ति को रिस्टोर कर सकते हैं, पर उसके लिए मेडिसिनल इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ती है, मगर मुझे उन इंग्रेडिएंट के बारे में कुछ नहीं पता। जियोयान इससे हैरान होता है क्योंकि अगर उसे वो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट मिल गए तो अपने मास्टर की सोल को वापस से रिस्टोर कर पाएगा। बोडोंग बताते हैं कि मिटेल ऑक्शन हाउस के हेडक्वार्टर में शायद ऐसे कुछ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट मिल सकते हैं। जियोयान पूछता है कि मिटेल ऑक्शन हाउस कहाँ है। बोडोंग बताते हैं कि वो जियामा एम्पायर के कैपिटल में है। जियोयान खड़ा होकर कहता है कि हमें जल्दी उस शाही राजधानी में चलना होगा। बोडोंग कहते हैं कि हम जल्दी वहाँ चलेंगे और वो अभी वहाँ से निकल जाते हैं। जियोयान खुद से कहता है कि मैं सोल पावर को रिस्टोर करने की मेडिसिन ढूंढ लूंगा और अपने मास्टर को फिर से जगा दूंगा। बाहर दोनों भाई बातें कर रहे होते हैं कि जियोयान बहुत उदास है, लगता है कि वो बहुत बड़े पेन में है। जियोडिंग कहता है कि हमें अभी उसे आराम करने देना चाहिए, उसे लुओबू के बारे में कुछ मत बताना। अभी जियोयान को अपनी बॉडी की अच्छे से देखभाल करने की जरूरत है और हम दोनों भी अपने छोटे भाई पर निर्भर नहीं रह सकते। जियोली भी उसकी बात समझ जाता है। तभी वहाँ बोडोंग आ जाते हैं। जियोडिंग कहता है कि जूनियर आपसे एक मदद चाहता है, आप जियोयान की देखभाल करें और किसी को जियोयान के बारे में कुछ न बताएं, जिससे सभी को लगेगा कि जियोयान मर चुका है और हमारे मर्सेनरी ग्रुप में छिपे हुए सभी लोग भूखे भेड़िए साथ ही बाहर आ जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि जियोयान अपने रूम में बैठकर वापस से कल्टीवेशन करने लगता है। जियोयान की बॉडी से 7 कलर्ड हेवन पाइथन भी बाहर निकल आता है और वहीं जियोयान के पास बैठ जाता है। वो देखता है कि जियोयान काफी परेशान है। जियोयान खुद को बहुत कमजोर फील कर रहा था, उसके अंदर की पूरी बॉडी बहुत डैमेज हो गई थी। जियोयान एक पिल को बाहर निकालता है जो उसकी बॉडी में मौजूद फायर लोटस सीड को बर्न कर सकती थी। उसे याओ लाओ की याद आने लगती है जिस
जिससे वो वापस दुखी होता है। सेवन कलर पाइथन जियोयान को नॉर्मल करने की कोशिश करता है। जियोयान कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी मास्टर को ठीक कर दूंगा, और अब वो उस पिल को निगल जाता है जिससे हेवनली फ्लेम एक्टिवेट होने लगती है। जियोयान को इससे दर्द हो रहा था और उसकी बॉडी में हेवनली लोटस सीड से बहुत ज्यादा एनर्जी बनने लगती है, जिससे जियोयान खुद को रिकवर करने लगता है। जियोयान एक्स्ट्रा एनर्जी को फेंजू में एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है पर वो ऐसा नहीं कर पाता। जियोयान आसपास चेक करता है पर वहाँ ऐसी कोई चीज नहीं होती जिसमें वो एक्स्ट्रा एनर्जी को डाल सके, इसीलिए वो सेवन कलर पाइथन को पकड़ लेता है। पाइथन डरने लगता है। जियोयान कहता है कि मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगा और वो उसे अपनी उंगली चूसने को कहता है। पाइथन भी मान जाता है और उसकी उंगली को चूसने लगता है, लेकिन तभी उसकी एनर्जी बढ़ने लगती है और वो सेवन कलर ड्रैगन मेडुसा में बदल जाता है। मेडुसा जियोयान की बाहों में थी, इससे वो डर जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान बोडोंग के साथ यान सिटी गया, जहां उसने मोचेंग को धमकाया और कहा कि किंगलिन को मुझे सौंप दो। मोचेंग गुस्सा होकर आधे डिमन में ट्रांसफॉर्म हो गया और जियोयान से फाइट करने लगा, पर उसकी पावर कम थी, इसीलिए वो किंगलिन को निगलने के लिए तालाब की तरफ गया, मगर वहां से लुमान नाम की लड़की किंगलिन को लेकर निकल गई थी। जियोयान और बोडोंग उसके पीछे गए थे। फिर अब हम देखते हैं कि जियोयान बोडोंग के साथ लुमान को रोक लेता है और कहता है कि तुम हम तो फाइट एम्परर का सामना नहीं कर सकती, इसीलिए किंगलिन को हमें लौटा दो। लुमान कहती है कि इस लड़की का नाम किंगलिन है, ये बहुत प्यारा नाम है, और जियोयान से कहती है कि किंगलिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी। अगर तुम दोनों फाइट एम्परर मुझे रोकना चाहते हो तो कोशिश कर सकते हो। जियोयान और बोडोंग उस पर हमला करने लगते हैं, मगर लुमान वुड ब्लॉक्स बनाकर उन्हें रोकने लगती है और जियोयान को एक वुड ब्लॉक से घायल करके उस पर नुकीले कांटों से हमला करती है, पर बोडोंग उन्हें अपने बर्फ से जमाकर जियोयान को बचा लेते हैं। लुमान बोडोंग पर भी हमला करने लगती है, पर बोडोंग उन ब्लॉक्स पर स्लाइड होते हुए बच जाते हैं। जियोयान अब अपनी हेवनली फ्लेम से लुमान पर हमला करता, पर वो बच जाती है और कहती है कि तुम्हारी हेवनली फ्लेम बहुत अच्छी है, पर तुम इसका अच्छा इस्तेमाल नहीं कर सकते। जियोयान और बोडोंग दोनों मिलकर उस पर हमला करते हैं, पर वो एक बड़ा सा वुड ब्रिक बनाकर जियोयान पर हमला करती है। जियोयान उसे रोकता हुआ तोड़ देता है, इससे वो हैरान रह जाती है। अब उन दोनों के लगातार हमलों से लुमान कमजोर होने लगती है। इस बात का फायदा उठाकर मोचेंग अपने टेंटिकल से किंगलिन को घायल कर देता है। वो तीनों मोचेंग की तरफ बढ़ते हैं, पर मोचेंग किंगलिन को अपने पास ले लेता है। अब किंगलिन की वजह से उसकी पावर बहुत बढ़ गई थी। जियोयान उस पर हमला करने जाता है, पर वो किंगलिन को मारने की धमकी देता है, जिससे जियोयान रुककर कहता है कि अगर तुम किंगलिन को हमें लौटा दो तो मैं तुम्हारी लाइफ को बख्श दूंगा। मोचेंग कहता है कि तुम भाड़ में जाओ, मुझे तुम्हारा जस्टिस नहीं चाहिए, तुमने मेरे मो कबीले को डिस्ट्रॉय कर दिया और मेरे प्लान्स को बर्बाद किया। जियोयान कहता है कि तुम खुद ही गलत रास्ते पर निकले। मोचेंग कहता है कि इस दुनिया में शक्ति ही सर्वोच्च शासन करती है, जब तक मैं तुमसे ज्यादा मजबूत हूँ तुम मुझे नहीं रोक सकते, और मायने नहीं रखता कि क्या सही है और क्या गलत। और किंगलिन को बाइट कर लेता है। लुमान गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम्हारी मेरे इसका सरपेंट मेंशन की संत को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई, और उस पर हमला कर उसे इंजर्ड कर देती है। किंगलिन नीचे गिरने लगती है, पर जियोयान उसे पकड़ लेता है और दूर पहाड़ पर ले आता है। बोडोंग मोचेंग पर हमला करके उसे पत्थरों में दबा देते हैं। जियोयान किंगलिन को उठाने की कोशिश करता है, पर वो अभी भी बेहोश थी और उसकी बॉडी में मोचेंग का जहर जा चुका था। पर मास्टर जियोयान को बताते हैं कि ये कोई जहर नहीं है। तभी वहाँ लुमान और बोडोंग भी आ जाते हैं। लुमान जियोयान को बताती है कि मैं इसका सरपेंट मेंशन की लुमान हूँ और तुम दोनों की वजह से किंगलिन पर हमला हुआ, वरना मैं इसे लेकर निकल चुकी होती। वो किंगलिन को टच करने लगती है, पर जियोयान उसे टच करने नहीं देता। लुमान बताती है कि किंगलिन की सोल को आंशिक रूप से मोचेंग ने चूस लिया है, मुझे इसे नरिशमेंट के लिए पवित्र सरोवर में लेकर जाना होगा और इसे मेरी मेंशन के सीक्रेट टेक्निक के साथ कंबाइन करना होगा, जिससे इसकी सोल को पूरी तरह से रिस्टोर किया जा सकता है। याओलाओ बताते हैं कि यह सही
कह रही है किंगलिन की सोल खराब हो चुकी है, यदि इसे जल्दी इसे नरिशमेंट करके रिस्टोर नहीं किया गया तो यह ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बच पाएगी। जियोयान को कुछ समझ नहीं आता। लूमान जियोयान को बताती है कि कुछ समय पहले मेरे मेंशन के ग्रेट एल्डर को एहसास हुआ कि जेड ग्रेन स्नेक प्यूपिल रखने वाली एक लड़की पुनर्जन्म संत के रूप में पैदा हुई है, इसीलिए मैं इसे संत बनाने के लिए अपने मिशन में लेकर जाना चाहती हूँ। हमारे संतों का ऑरा धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है, इसीलिए मुझे दे दो, ये मेरे स्काई सर्पेंट मेंशन के संत को बचाएगी। तभी मोचिंग वापस से पत्थरों से बाहर निकल कर आ जाता है क्योंकि अभी भी नहीं मरा था, उसकी पावर अब बढ़ चुकी थी। याओ लाओ जियोयान को कहते हैं कि सत्ता के चक्कर में मोचिंग ने अपना दिल खो दिया, अब ये एक जानवर से भी बदतर बन चुका है। मोचिंग चिल्लाता हुआ कहता है कि मैं किंगलिन को खाकर रहूंगा। लूमान बताती है कि जब मैं मो कबीले में जासूसी कर रही थी तो मैंने कुछ फ्यूजन टेक्निक रिकॉर्ड देखे, जिससे मुझे पता चला कि मोचेंग को अपनी आखिरी स्टेज को पार करने के लिए ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक प्यूपिल वाली गर्ल को निगलना होगा, जिससे इसका एवोल्यूशन पूरा होगा और इसकी पावर पीक फायर टेम्परर के बराबर होगी। जोयान इससे हैरान होता है और वो किंगलिन को लूमान को सौंप कर कहता है कि इसे पूरी तरह से ठीक कर देना, मैं बोडोंग के साथ मिलकर इसे निपट लूंगा, लेकिन अगर तुमने किंगलिन को जरा सा भी नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हारे स्काई सर्पेंट मेंशन को नहीं छोड़ूंगा। लूमान किंगलिन को लेकर वहां से निकल जाती है। जियोयान और बोडोंग मोचेंग को रोकने लगते हैं। बोडोंग मोचेंग को फ्रीज करते हैं और जियोयान अपनी ग्रीन लोटस कॉर फ्लेम से उसे जलाने लगता है। जियोयान कहता है कि सेवनली फ्लेम की पावर के साथ एक फायर टेम्परर भी गंभीर रूप से घायल हो सकता है। बोडोंग भी सोचते हैं कि वास्तव में इस असाधारण बच्चे के पास दो तरह की ओनली फ्लेम है। मोचेंग जल रहा था पर उसे कुछ नहीं होता और वो जियोयान को हिट करता दूर गिरा देता है। बोडोंग अपना स्पेयर निकालने लगते हैं मगर उन्हें भी मुट्ठी में पकड़कर घायल कर देता है और किंगलिन को हासिल करने के लिए लूमान के पीछे चला जाता है। लूमान उससे बचकर भागने लगती है पर वो किंगलिन को पकड़ने वाला था, तभी बोडोंग अपनी पावर से उसे फ्रीज कर देते हैं। जियोयान ऊपर आ जाता है और बोडोंग से कहता है कि आप इसे पकड़ कर रखे, मेरे पास इसे खत्म करने का एक तरीका है। यूमान वहां से निकल जाती है। मोचेंग आजाद होने की कोशिश करता है पर बोडोंग अपनी फुल पावर से उसे फ्रीज करके रखते हैं पर उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं सकते थे। जियोयान कहता है कि इसे खत्म करने के लिए एक हेवनली फ्लेम की शक्ति काफी नहीं है और वो चिलिंग फ्लेम और ग्रीन लोटस कोर फ्लेम को बाहर निकाल लेता है। याओ लाओ कहते हैं कि क्या तुम वास्तव में दो हेवनली फ्लेम को मर्ज करना चाहते हो, ये बहुत खतरनाक होगा, तुम्हारी बॉडी इन हेवनली फ्लेम की वायलेंट एनर्जी का सामना नहीं कर पाएगा, इसीलिए ये आग में खेलकर खुद को जलाने जैसा है। जियोयान मास्टर से कहता है क्या मुझ पर विश्वास रखे और अब वो दोनों हेवनली फ्लेम को मर्ज करने लगते हैं। बोडोंग कहते हैं कि क्या ये लड़का पागल हो गया है, अगर ये मर गया तो मेरे लिए स्पिरिचुअल रिकवरी पिल कौन बनाएगा। जियोयान उन हेवनली फ्लेम को मर्ज करने की वजह से कमजोर हो रहा था, इसीलिए मास्टर उसे रुकने को कहते हैं पर जियोयान कहता है कि मुझे और पावर चाहिए, इससे मैं उन लोगों की रक्षा कर सकता हूँ जिनकी मुझे परवाह है। मास्टर कहते हैं कि अपने माइंड को स्थिर रखो और उस हेवनली फ्लेम को बनाने में मदद करते हैं। जियोयान डूक्यू स्पेस में पहुंच जाता है जहां वो दो हेवनली फ्लेम को मर्ज करके एक सीट बना लेता है और ये सब उसने फ्लेम मंत्री की मदद से किया था। मास्टर भी इससे खुश होते हैं कि जियोयान ने दोनों हेवनली फ्लेम को मर्ज कर दिया। वो कहते हैं कि तुम हमेशा मुझे सरप्राइज कर देते हो, क्या तुमने इस मर्ज हेवनली फ्लेम सीट को कोई नाम दिया है। जियोयान कहता है कि मैं इसे एंग्री बुद्धा फायर लोटस बुलाऊंगा। तभी मोचेंग बर्फ से आजाद हो जाता है और वो जियोयान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है पर जियोयान उस एंग्री बुद्धा फायर लोटस को एक्टिवेट करके उसकी तरफ छोड़ देता है। मोचेंग उसे रोकने की कोशिश करता है पर रोक नहीं पाता और उस एंग्री बुद्धा फायर लोटस से एक भयानक एनर्जी निकलती है जिससे वो मोस्टर खत्म हो जाता है। बोडोंग खुद को एक शील्ड से बचा लेते हैं पर वो एनर्जी जियोयान की तरफ भी आती है, इसीलिए याओ लाओ से प्रोटेक्ट करते हैं पर उनकी स्पिरिचुअल बॉडी भी कमजोर होने की वजह से उस एनर्जी का सामना नहीं कर पाती पर वो जियोयान को बचाने के लिए उसे खुद से कवर कर लेते हैं। बोडोंग भी काफी घायल हो चुके थे। वो देखते हैं कि जियोयान नीचे गिर रहा है। जियोयान एक अलग ही वर्ल्ड में पहुंच जाता है जहाँ मास्टर को देखता है जो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। वो उनके पास जाकर कहता है कि हम एंग्री बुद्धा फायर लोटस बनाने में सफल हुए। मास्टर कहते हैं कि उसकी पावर वास्तव में बहुत खतरनाक थी, भले ही भविष्य में मैं तुम्हारे साथ ना रहूं पर तुम इस लोटस पावर से अपने दुश्मनों पर काबू पा सकते हो। जियोयान को कुछ समझ नहीं आता और वो मजाक में कहता है कि हम दोनों अपनी ओनली फ्लेम के साथ पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। याओ लाओ कहते हैं कि एंग्री बुद्धा फायर लोटस का तुमने आविष्कार किया है, मैं इससे काफी सेटिस्फाइड हूँ पर मेरी
वर्तमान स्थिति के साथ मुझे डर है कि मैं अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को बनाए रख नहीं पाऊंगा, मुझे एक गहरी नींद में जाना होगा। जियोयान इससे परेशान हुआ कहता कि आपको क्या हुआ? याओ लाओ जियोयान को कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने शिष्य के रूप में पाकर बहुत खुश हूँ, और उनकी स्पिरिचुअल बॉडी खत्म हो जाती है। जियोयान इससे काफी दुखी हो जाता है और उसे याद आता है कि मास्टर ने उसे प्रोटेक्ट किया है जिससे उनकी स्पिरिचुअल बॉडी डैमेज हुई। मास्टर जाते हुए कहते हैं कि मैं फ्यूचर में तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा। जियोयान खुद को ब्लेम करता है कि ये सब मेरे एंग्री बुद्धा फायर लोटस बनाने की वजह से हुआ। मैंने मास्टर की फ्लेम यूज करके उन्हें नुकसान पहुंचाया और कभी उनके बारे में नहीं सोचा जिसने मेरी सबसे ज्यादा परवाह की। मैं बहुत मूर्ख हूँ, अब मेरी इतनी सारी शक्ति का क्या फायदा जब मास्टर ही मेरे साथ नहीं है। रियल वर्ल्ड में जियोयान तेजी से नीचे गिर रहा था पर बोडोंग उसे पकड़कर वहां से निकल जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लुओबू जियोयान के दोनों भाइयों को परेशान करने लग गया था, पर जियोयान के दोनों भाइयों ने अपने ग्रुप के गद्दार भेड़ियों को पकड़ने की योजना बनाई थी। जियोयान ने अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए फायर लोटस सीड का यूज किया, पर वो फायर लोटस सीड के अंदर बढ़ती हुई ऊर्जा को एब्जॉर्ब करने में असमर्थ रहा। इसीलिए वो 7 कलर्ड पाइथन को ऊर्जा खिलाने लग गया, पर वो मेडुसा में तब्दील हो गया था। फिर अब हमें मिस्टिक क्लाउड सेट को दिखाया जाता है जहाँ नालन और गी सेट लीडर यूनियन को मोचेंग के बारे में बता रहे होते हैं कि जब हम उसकी पार्टी में गए तो वहाँ 2 नकाबपोश आए थे, जिनमें से एक बहुत ही पावरफुल डुआंग यानी फाइट एम्परर था, जिन्होंने मैजिकल बीस्ट के सैंपल से साबित किया कि मोचेंग मासूम जानवरों के ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करके पावरफुल बन रहा है। ऐसा करके उसने हमारे मिस्टिक क्लाउड सेट की रेपुटेशन को गंदा किया। ग्रेट लीडर यू लेंग उनसे पूछता कि क्या दूसरों के पास सबूत है कि मोचेंग ने क्राइम किया। गी कहता है कि उन 2 नकाबपोश लोगों को मोचेंग की लेबोरेटरी में कई बीस्ट की लाशें मिली और हमारे पूछने पर मोचेंग ने कोई जवाब नहीं दिया। यूनियन कहती है कि क्या तुम उस डुहांग की पहचान जानते हो? क्या उसने ब्लैक रोब पहना था? नालन कहती है कि उसने ब्लैक रोब नहीं पहना था और हम जल्दी वहाँ से निकल आए थे। यूनलेंग कहता है कि हमें मोचेंग के बुरे कामों को छिपाना होगा क्योंकि इससे हमारी यूनलेंग सेट की रेपुटेशन को ठेस पहुंचेगी। अगर हमने मोचेंग की इन्वेस्टिगेशन करने पर जोर दिया तो मुझे लगता है कि वो 4 डुहुआंग की नफरत वापस जाग उठेगी और हमारे यूनलेन सेट के चीफ के पद छोड़ने के बाद हमारी सेक्ट लीडर केवल डुहुआंग लेवल पर है। अगर वो चारों डुहुआंग गुस्सा हुए और हमारे यूनलेन सेट से लड़े तो हमें बड़ी समस्या हो सकती है। यूनियन भी उसकी बातें समझकर कहती है कि भले ही यूनलेन सेक्ट हमेशा ईमानदार रहा हो और हम मुसीबत से भी नहीं डरते, लेकिन 3 ईयर एग्रीमेंट जल्दी आने वाला है, इसलिए हमें कोई परेशानी मोल नहीं ले सकते। और यूनलेन को कहती है कि मोचेंग की सच्चाई जितने भी निर्दोष लोगों को पता थी उन्हें इनाम देकर उनका मुंह बंद कर दो। वहीं फिर हम जियोयान को देखते हैं जिसकी गोद में अभी भी मेडुसा लेटी हुई थी और उसकी उंगली को सक कर रही थी। जियोयान अपनी उंगली निकालने की कोशिश करता है पर उसकी उंगली नहीं छोड़ती और उसे बाइट करके उसकी डुक्यू को अपने अंदर सोखने लगती है। जियोयान इससे हैरान होता है क्योंकि मेडुसा उसकी बॉडी से फायर लोटस सीड की एक्स्ट्रा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो जियोयान की सारी डुक्यू को एब्जॉर्ब करने लगती है। यह देखकर जियोयान खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है और ग्रीन लोटस को और फ्लेम दिखाकर उसे कहता है कि पहले तुम्हें इसी ओनली फ्लेम ने जलाया था और मैं तुम्हारी पावर को अच्छे से जानता हूँ, तुम मुझे आसानी से मार सकती हो पर तुम अभी ऐसा नहीं कर सकती। मुझे पता है तुम्हारी स्ट्रेंथ अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है, तुम मेरी सारी डुक्यू को अवशोषित करना चाहती हो, भले ही मुझे मरना पड़ा पर मैं तुम्हें इस हेवनली फ्लेम से जला दूंगा। मेडुसा उसे छोड़ देती है तो जियोयान दूर जाकर हेवनली फ्लेम की रोप बना लेता है। मेडुसा कहती है कि तुम मुझे धमकी देने वाले पहले व्यक्ति हो। जियोयान कहता है कि तुम भी मुझे बाइट करने वाली पहली वुमन हो। मेडुसा कहती है कि तुमने मुझे जो ऊर्जा दी वो फायर लोटस सीड की थी, यदि तुम्हारे पास ग्रीन लोटस कॉर फ्लेम नहीं होती तो मैं तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचाती, पर मानना होगा कि जियोयान तुम बहुत बहादुर हो। तुमने न केवल मेरे टेम्पल में घुसपैठ करने की हिम्मत की बल्कि तुमने मेरे उस बीस्ट रूप को भी एक पेट की तरह रखा। मैं ऐसे साहस को पहली बार देख रही हूँ। जियोयान कहता है कि मैंने
कोई हिम्मत नहीं की। वो एवनली पाइथन मेरा पीछा करना चाहता था। मेडुसा जियोयान के पास आकर उसे मारने की कोशिश करती है पर कुछ नहीं होता और वो जियोयान से कहती है कि लगता है मेरी ताकत वापस नहीं लौटी, पर जब मैं फिर से जागूंगी तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, क्योंकि संसार में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो इस रानी को अपना पेट बना सके। और वो वापस से 7 कलर पाइथन में चेंज हो जाती है। जियोयान की सांस में सांस आती है। जियोयान उस ग्रीन लोटस कोर को अपने हाथ में लेता है और उसे एहसास होता है कि उसकी फायर कंट्रोल कैपेबिलिटीज इम्प्रूव हुई है। 7 कलर पाइथन जियोयान के हाथ में आ जाता है और मायूसा चेहरा बनाने लगता है। जियोयान समझ जाता है कि उसे भूख लगी है, इसीलिए उसे विंग्ड लायन बर्थ एसेंस देता है। 7 विंग्ड पाइथन इससे बहुत खुश होता है और उसे लेकर पीने लग जाता है। जियोयान सोचता है कि फायर कंट्रोल कैपेबिलिटीज में सुधार फायर सीड की वजह से हुआ है और वो उस रोप को एक वीप की तरह कंट्रोल करके हमला करने की कोशिश करता है, पर उसका हमला 7 कलर पाइथन पर हो जाता है। लेकिन वो अपने मुंह से पर्पल फ्लेम निकालकर उस हमले को रोक देता है और आगे से हट जाता है। जियोयान सोचता है कि अगर मेरे पास खुद की 100 फ्लेम होती तो मास्टर को कोई हार्म नहीं पहुंचाता। 7 कलर पाइथन वापस जियोयान के कंधे पर आ जाता है क्योंकि वो बर्थ लायन एसेंस खत्म हो गया था और उसे अभी भी भूख लगी थी। तो जियोयान एक और बर्थ एसेंस की बोतल निकालता है और उसकी एक बूंद को अपने हाथ पर लेता है जिससे पर्पल फ्लेम निकलती है, पर यह बहुत छोटी थी। जियोयान सोचता है कि जब इस 7 कलर पाइथन ने इस पर्पल फ्लेम का सेवन किया तो उसकी वॉमिटी में बहुत ज्यादा पर्पल फ्लेम बनती है। जियोयान सोचता है कि इसके सलाइवा की वजह से हो सकता है। जियोयान को इससे आइडिया आता है कि वो पर्पल फ्लेम को एक्टिवेट करने में 7 कलर पाइथन की मदद से पिल बना सकता है। वहीं बाहर लुओबो के साथी जियोडिंग से कहते हैं कि आपकी पावर को देखते हुए हमें नहीं लगता कि आप कमांडर की पोजीशन के योग्य हैं। जियोडिंग को पता था कि लुओबो ने उन्हें ऐसा कहने को कहा है, इसीलिए लुओबो को बाहर आने को कहता है। लुओबो बाहर आ जाता है और अपने सभी साथियों को वहाँ बुला लेता है और जियोडिंग से कहता है कि मेरे आदमियों ने सही कहा, तुम कमांडर पद के हकदार नहीं हो। मगर जियोयान नहीं होता तो मेरा सेंट मर्सिनरी ग्रुप अभी भी जिंदा होता, पर अब जियोयान मर चुका है, इसीलिए तुम दोनों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जियोडिंग हंसता है और उसके ग्रुप के सभी साथी उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और यही उनका प्लान था कि लुओबो और वो उसके सभी साथियों को पकड़ ले। लुओबो को इससे गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम दोनों मेरा सामना नहीं कर सकते, अभी भी हमारी पावर में काफी गैप है और वो डूक्यू आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है। जियोली और डिंग दोनों मिलकर उस पर हमला करने लगते हैं और उसे कड़ी टक्कर देने लगती है। जियोली अपनी लाइटनिंग एलिमेंट पावर का यूज करके आकाशीय बिजली को एब्जॉर्ब करता है। ये देखकर लुओबो नीचे से हटने लगता है, मगर जियोडिंग अपनी वुड पावर से उसे पकड़ लेता है और जियोली उस पर हमला करता उसका कवच डैमेज कर देता है। लुओबो गुस्से में उस पर हमला करता है। वहीं जियोयान पर्पल फ्लेम पिल बना लेता है और सोचता है कि मैं इसे ग्रीन लोटस फ्लेम के साथ मर्ज करके एंग्री बुद्धा फायर लोटस को बना सकता हूँ। तभी बाहर उसे धमाके की वॉइस सुनाई देती है। बाहर आकर वो बोडोंग से पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। बोडोंग उसे पूछता है कि क्या तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो। जियोयान हमें जवाब देता है तो बोडोंग उसे पूरी बात बताते हैं कि लुओबो को लगा कि तुम मर गए हो, इसीलिए उसने मर्सनरी बॉस की पोजीशन पाने के लिए तुम्हारे दोनों भाइयों पर हमला कर दिया। जियोयान को गुस्सा आता है और वो तेजी से उस तरफ चला जाता है। वहीं जियोडिंग और जियोली अभी भी लुओबो से लड़ रहे थे पर उसे जीत नहीं पा रहे थे, पर वो चालाकी से उसके आर्मर को तोड़ रहे होते हैं। जियोडिंग लुओबो के सीने में तलवार घोंप देता है और कहता है कि यार मान लो। लुओबो कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा और वो उस तलवार को सीने के आर पार निकालकर जियोडिंग की गर्दन पकड़ लेता है और उसकी गर्दन को दबाता हुआ कहता है कि तुम दो डूशी मिलकर एक दाडूशी का सामना नहीं कर सकते। जियोली अपने भाई को बचाने के लिए उस पर हमला करता है पर उसे दूर फेंक देता है और अब लुओबो जियोडिंग को मारने लगता है। जियोयान तेजी से वहां आता है और लुओबो पर हमला करके उसे दूर गिराकर कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं मर गया। लुओबो को अपने आदमियों पर गुस्सा आता है। वो कहते हैं क्या मैं जियोडिंग ने कहा था। जियोडिंग अपने भाई से माफी मांगता है कि मैंने झूठी अफवाह फैलाई। लुओबो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जियोयान अब पर्पल फ्लेम पिन लेकर पर्पल फ्लेम को एक्टिवेट कर लेता है और उसे ग्रीन लोटस कोर फ्लेम के साथ मर्ज करने लगता है। बोडोंग इसे डर जाता है और पीछे हटते हुए कहते हैं कि तुम सच में पागल हो, तुम पिछली बार नहीं मरे तो इस बार मरने की कोशिश कर रहे हो। सभी लोग पीछे हटने लगते हैं। लुओबो भी जियोयान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है पर जियोयान उस पर एंग्री बुद्धा फायर लोटस से हमला कर देता है। लोटस लुओबो की तलवार तोड़ता हुआ उसे बहुत घायल कर देता है। उस लोटस की वजह से एक भयानक धमाका होता है पर इस बार उसकी ऊर्जा से बाकी किसी को चोट नहीं पहुंचती। बोडोंग कहते हैं
हैं कि उसने लोटस को परफेक्ट कंट्रोल किया। ये बच्चा अलग अलग फायर को कंट्रोल करने में माहिर होता जा रहा है। जियोयान को अपने मास्टर की बात याद आती है और वो गुस्से में लोबो को पूरी तरह से मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर उसके दोनों भाई उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि मर्सनरी ग्रुप के कुछ कानून है, हम इसे नहीं मार सकते। जियोयान रुक जाता है। फिर हम देखते हैं कि जियोयान बाहर बैठकर अपने मास्टर की याद में बहुत ज्यादा वाइन पी रहा था। बोडोंग भी वहाँ आते हैं और वो कहते हैं कि लगता है तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है, क्या तुम किसी को मिस कर रहे हो। जियोयान शराब पीकर कहता है कि हम कल सुबह इंपीरियल कैपिटल की तरफ निकल जाएंगे ताकि मैं जल्दी से सोल पावर को रिस्टोर करने की मेडिसिन ढूंढ सकूं। बोडोंग वहाँ से चले जाते हैं। जियोयान बोतल पर बोतल शराब पी रहा था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का 5K लाइक हम जल्दी पूरा कर दे। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान को बोडोंग की वजह से पता चल गया था कि वो सोल पावर रिकवर पिल की मदद से अपने मास्टर को फिर से जगा सकता है, पर उसे अभी भी काफी दुख था कि उसने मास्टर की परवाह नहीं की। लोबो ने जियोयान के भाइयों पर हमला किया, पर जियोयान ने एंग्री बुद्धा फायर लोटस का यूज करके उसे रोक दिया। फिर अब हम देखते हैं कि जियोयान हॉल में बैठकर अभी भी शराब पी रहा होता है। तभी हमें बाहर एक शेडोमैन दिखाई देता है जो जियोयान पर नजर रख रहा था, जिसका नाम ओल्डलिंग होता है। पर जैसे जियोली और जियोडिंग वहाँ आने लगते हैं, वो अचानक गायब हो जाता है। दोनों भाई जब देखते हैं कि जियोयान अभी भी परेशान है और वो शराब पी रहा है तो दोनों चिंतित होते हैं। जियोडिंग ली से कहता है कि इन पिछले 3 सालों में जियोयान ने ना जाने कितनी मुसीबतों का सामना किया। भले ही हम उसकी मदद ना कर पाए, लेकिन हम उसके साथ बैठकर शराब तो पी सकते हैं। और वो दोनों अंदर जियोयान के पास आ जाते हैं। जियोयान उन्हें पीने के लिए शराब देता है। दोनों भाई उसे कहते हैं कि तुमने लोबो से छुटकारा पाने में मदद की, इसीलिए तुम्हारा धन्यवाद। अब वो तीनों ड्रिंक करने लग जाते हैं। जियोयान अपने दोनों भाइयों को इंटरमीडिएट प्रोफाउंड टेक्निक के स्क्रॉल देकर बताता है कि इनमें एडवांस कॉम्बैट स्किल भी शामिल है। इनकी मदद से आपको फ्यूचर में लोबो से लड़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। जियोली इससे खुश होता है और अब वो ऐसे पूरी रात शराब पीते रहते हैं। जियोयान अभी भी परेशान था, इसीलिए जियोडिंग उसे कहता है कि अगर तुम्हें कोई बात तंग कर रही है तो तुम हमें बता सकते हो, हम तुम्हारे भाई हैं। भले ही हमारे पास तुम्हारी मदद करने की एबिलिटी ना हो, परंतु तुम हमें प्रॉब्लम बताकर बेहतर महसूस कर सकते हो। जियोयान कहता है कि मैंने कुछ ऐसा किया है जिसे मैं माफ नहीं कर सकता। जियोडिंग उसे समझाता है कि इस दुनिया में कोई भी गलती कर सकता है। जियोली और मैंने भी ऐसी बहुत सारी गलतियां की है। जियोली बताता है कि एक बार मास्टर ने हमें एस्कॉर्ट का असाइनमेंट दिया था, पर मैंने गुस्से में काम किया और भाई के प्लान के मुताबिक नहीं चला, जिससे हम सभी एक बड़ी मुसीबत में फंस गए। ये कहकर वो हंसने लगते हैं। जियोली कहता है कि मैंने उस दिन सभी को बचाया था, हमारा परिवार सभी दिक्कतों का सामना कर सकता है। जियोयान को इससे थोड़ा बेटर फील होता है। जियोयान उन दोनों को बताता है कि सुबह में इंपीरियल कैपिटल के लिए निकल जाऊंगा। जियोडिंग कहता है कि 3 ईयर एग्रीमेंट नजदीक आ रहा है और हमें विश्वास है कि 1 महीने बाद तुम्हारा नाम पूरे जियामा एम्पायर में फेमस होगा। अब वो वापस से ड्रिंक करने लगते हैं और जियोयान वहीं पर टेबल पर सो जाता है। फिर हमें अगले दिन मिस्टिक क्लाउड सेट का सीन दिखाया जाता है, जहां यूनियन नालन को 3 ईयर एग्रीमेंट के लिए तैयार कर रही थी। नालन क्लाउड बीच से लड़ रही होती है। वो अब काफी पावरफुल हो चुकी थी। वो अपनी विंड स्पिरिट स्वॉर्ड टेक्निक से उस क्लाउड बीच को मार डालती है। तभी नालन देखती है कि उसके मास्टर किसी बात को लेकर परेशान है। नालन को जियोयान की याद आ रही थी और उसे फिक्र थी कि उस धमाके में जिंदा बचा होगा या नहीं, इसीलिए वो नालन से कहती है कि मुझे कुछ जरूरी काम से सेट से बाहर जाना होगा। तुम्हें पता है कि 1 महीने से भी कम समय में 3 ईयर एग्रीमेंट होने वाला है और जियो परिवार का बेटा तुमसे लड़ने आएगा। यूनियन को पता नहीं था कि वो जियोयान है, क्योंकि जियोयान ने भी उसे अपना मैजिकल बीच पहाड़ों पर अपना असली नाम नहीं बताया था। नालन अपनी मास्टर को बताती है कि कल मुझे मेरे डैड का लेटर मिला, जिसमें उन्होंने बताया कि दादाजी की बॉडी का जहर बढ़ता जा रहा है और उन्हें काफी कोशिशों के बाद भी हटाया नहीं जा रहा। उनकी हालत अब काफी खराब होती जा रही है और ये सब मेरी वजह से है, क्योंकि 3 साल पहले जब मैंने अपने दादा को शादी का एग्रीमेंट तोड़ने को कहा तो गुस्से की वजह से वो एक बीच से लड़ पड़े और उनकी बॉडी में जहर चला गया। यूनियन उसे कहती है कि तुम परेशान ना हो, मैं गुहे द पिल किंग से बात करूंगी और उससे तुम्हारे दादा के इलाज करने की रिक्वेस्ट करूंगी। नालन उन्हें थैंक्स कहती है। वहीं फिर हमें जियोयान को दिखाया जाता है जो अपने भाइयों से विदा लेकर बोडोंग के साथ इंपीरियल कैपिटल जाने के लिए निकल जाता है। वहीं हमें जियोयान के पिता जान जियो को भी दिखाया जाता है, जिन्हें उनका सर्वेंट बताता
बताता है कि जरूरत का सामान पैक कर लिया गया है और हमारे गार्ड भी तैयार है क्योंकि वो भी इंपीरियल कैपिटल की तरफ रवाना होने वाले थे। जहां जियो कहते हैं कि 3 ईयर एग्रीमेंट जल्दी आने वाला है। मैंने अपने लड़के को 3 सालों से नहीं देखा। फिर हमें जियोयान और बोडोंग को दिखाया जाता है जो एक उड़ने वाले जीव से इंपीरियल कैपिटल की तरफ निकलते हैं। बोडोंग जियोयान से कहते हैं कि जानवर बहुत धीमी गति से उड़ता है, हम डू की विंग्स की मदद से उड़कर जल्दी से इंपीरियल कैपिटल पहुंच सकते थे। जियोयान कहता है कि मेरी सोल फोर्स ब्रोकन हो चुकी है जिस वजह से मैं लॉन्ग डिस्टेंस तक नहीं उड़ सकता, पर आपको मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद। मैं मेडिसिन की मदद से अपनी सोल पावर को रिस्टोर कर सकता हूँ। बोडोंग कहते हैं कि तुम्हें थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें जो चाहे उसे हासिल कर लो। मुझे तुम्हारी रिफाइनिंग मेडिसिन प्रोसेस बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है और मैं तुम्हारे अलावा और किसी दूसरे अल्केमिस्ट को नहीं ढूंढूंगा। मुझे अभी बस इस बात की चिंता है कि तुम बहुत उदास हो। तुमने पर्पल स्पिरिचुअल रिकवरी पिल को रिफाइन किया। अब वो आगे जाने लगते हैं, तभी वहाँ से कुछ स्टूडेंट निकलते हैं जो किसी प्रतियोगिता के बारे में बात कर रहे थे। वो जियोयान से टकरा जाते हैं, इसीलिए उसे माफी मांगते हैं। तभी उनकी नजर जियोयान के बेच पर जाती है और उन्हें पता चलता है कि वो टियर 2 एल्केमिस्ट है। इससे वो हैरान होते हैं क्योंकि अभी जियोयान की उम्र बहुत कम थी। वो उसे कहते हैं कि क्या तुम भी एल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने वाले हो। जियोयान कहता है कि मेरा उसमें भाग लेने का कोई इरादा नहीं है, वैसे भी मैं इस कंपटीशन के बारे में कुछ नहीं जानता। तो बताते हैं कि जियामा एम्पायर की एक यंग एल्केमिस्ट प्रतियोगिता है और हर कोई इसमें भाग लेना चाहता है। तभी वहाँ से चुयून एम्पायर का एल्केमिस्ट अपने सैनिकों के साथ निकलता है जो बहुत ही डरावना नजर आ रहा था। वो लड़के जियोयान को बताते हैं कि ये यूचुन एम्पायर का एल्केमिस्ट है क्योंकि जियामा एम्पायर के साथ सभी एम्पायर के एल्केमिस्ट कंपटीशन में भाग ले सकते हैं, लेकिन आज तक हम जियामा एम्पायर वालों को कोई हरा नहीं पाया। पिछले 7 सालों की चैंपियनशिप हमने ही जीती है। जियोयान वहाँ से आगे बढ़ जाता है। फिर हम देखते हैं कि रात को भी ओल्ड लिंग जियोयान पर नजर रख रहा था। फिर हमें जियानान एकेडमी में जूनर को दिखाया जाता है जिसके पास ओल्ड लिंग पहुंच जाता है क्योंकि वो जूनर के लिए काम करता था और उसने उसे जियोयान पर नजर रखने को कहा था। वो जूनर को बताता है कि कल सुबह तक जियोयान जियामा एम्पायर की इंपीरियल कैपिटल में पहुंच जाएगा और जियोयान ने काफी प्रोग्रेस कर ली है। उसने 2 अलग अलग फ्लेम को मर्ज करना सीख लिया जिससे एक स्ट्रॉन्ग फाइटिंग स्किल बनती है। उसकी मदद से जियोयान ने एक डू हुआंग पावर वाले व्यक्ति को भी मार डाला। जूनर कहती है कि जियोयान हमेशा से ही बहुत महान है। एक डू हुआंग जो जियोयान के साथ रहता है वो कौन है? वो बताता है कि उस शख्स का नाम हाइबो डोंग है जो जियामा एम्पायर के टॉप 10 मास्टर में से एक है जिसे आइस एम्बरर के नाम से भी जाना जाता है। कुछ सालों पहले वो मेडुसाई की सील की वजह से गायब था मगर जियोयान ने उसकी सील तोड़ने में मदद की और वो जियोयान के साथ रहता है, पर उसका मोटिव क्या है ये मुझे नहीं पता। जूनर कहती है कि मुझे उसका मकसद कैसे पता नहीं चला। तो वो बताता है कि आप भी जानती हो कि जियोयान की बॉडी में एक मिस्टीरियस स्ट्रॉन्ग पर्सन की सोल है। मुझे लगता है कि आओलाओ को मेरे बारे में पहले ही पता था पर उसने जियोयान को कुछ नहीं बताया। जूनर कहती है कि उस मिस्टीरियस स्ट्रॉन्ग मैन की आत्मा अभी भी सो रही है, इसीलिए तुम्हें पता लगाना होगा कि जियोयान कितना मजबूत हो चुका है। 3 ईयर एग्रीमेंट बहुत नजदीक आ रहा है, अगर वो हार गया तो निश्चित रूप से इस हार को स्वीकार नहीं कर पाएगा। ओल्ड लिंग बताता है कि मुझे एक और महिला के बारे में पता चला है जिसका नाम यूनजी है और वो यूनियन की बात कर रहा था। वो कहता है कि जियोयान के दिल में उसके लिए फीलिंग्स है। जूनर कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम यहाँ से जा सकते हो। जूनर जियोयान को मिस करती है। वहीं फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है कि जियोयान बोडोंग के साथ इंपीरियल कैपिटल में पहुंच चुका था जहाँ मेटर परिवार के हेडक्वार्टर में जाते हैं जो जियोयान की वुटन सिटी के उनके ऑक्शन हाउस से काफी बड़ा था। बोडोंग बताते हैं कि मेटर फैमिली जियामा एम्पायर के 3 मुख्य परिवारों में से एक है और ये बहुत मजबूत है। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं जहाँ अंदर कम मूल्यवान वस्तुओं को ट्रेडर बेच रहे थे। बोडोंग बताते हैं कि इस मीटर हेडक्वार्टर में 4 ऑक्शन फ्लोर हैं जिनके नाम हेवन, अर्थ, ब्लैक और येलो है, जिनमें से सबसे हाईएस्ट लेवल पर बेशकीमती ऑक्शन आइटम रखे जाते हैं। जियोयान उन्हें कहता है कि आप इस ऑक्शन हेडक्वार्टर के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो, पर वो कोई जवाब नहीं देते और ऊपर जाने लगते हैं पर गार्ड उन्हें रोक लेते हैं और उनसे इनविटेशन कार्ड दिखाने को कहते हैं, पर जियोयान के पास कोई इनविटेशन कार्ड नहीं होता। गार्ड बताता है कि स्पेशल ऑक्शन रूम में जाने के लिए इनविटेशन कार्ड होना बहुत जरूरी है। तभी वहाँ लेई नाम का लड़का आ जाता है जो जियोयान को नीचे दिखाते हुए कहता है कि यह कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ कोई भी एरा गिरा आ सके और वो जियोयान से पूछता है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। जियोयान कहता है कि मेरे पास 2 लाख कॉइन है। लेई अस्तावा कहता है कितने कम पैसे होने के बावजूद भी तुम ऑक्शन रूम में एंटर करना चाहते हो,
तुम गरीब लोग यहाँ से जा सकते हो। बोडोंग को गुस्सा आ जाता है पर जियोयान उन्हें रोक लेता है और ले को कहता है कि हमें इस तरह भौंकने वाले कुत्ते पर ध्यान नहीं देना चाहिए, जिससे गार्ड भी हंसने लगते हैं। ले गुस्से में उन गार्ड को जियोयान पर हमला करने को कहता है, मगर तभी वहाँ याफे आ जाती है जो बेहद खूबसूरत हो चुकी थी। सभी उसे देखते ही रह जाते हैं। वो जियोयान से कहती है कि तुम्हें मैंने 3 साल से नहीं देखा, तुम अब बहुत बड़े हो गए हो। जियोयान कहता है कि तुम भी बेहद खूबसूरत और आकर्षक हो गई हो। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।